बड़ी बात कि आज ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा। अब ये सुप्रीम लीडर कौन होंगे, इसको लेकर एक सवाल जरूर है। क्या खामनेई के जो बेटे इसके सबसे बड़े मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे वही आगे बढ़ेंगे, या फिर जो सबसे करीबी थे खामनेई के अली लारजानी वो यहां पर अब सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आएंगे, या फिर फिलहाल एक केयर टेकर सुप्रीम लीडर वहां पर रहेगा जो मौजूदा वक्त में तमाम फैसले लेगा। जैसा कि खामनेई ने अपने मौजूद रहते हुए एक स्ट्रक्चर, एक कमांड स्ट्रक्चर जो बनाया था, उसी के लिहाज से ये कमांड स्ट्रक्चर काम करेगा। संजीव, एक बड़ा सवाल अब यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर एक क्वेश्चन मार्क था, एक सवाल था, लेकिन अब जब ईरान की मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है, अब ये कि उनका सक्सेसर कौन होगा, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, और कौन सा कमांड स्ट्रक्चर अब आगे बढ़ेगा ईरान में। देखिए, ये जो घटनाक्रम है इसमें एक पड़ाव आया है, और आयतुल्लाह अली खामनेई की जो मौत है वो सिर्फ एक पड़ाव मात्र है, क्योंकि अमेरिका का जो मकसद है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। CIA की तरफ से और पेंटागन की तरफ से जब ये प्लानिंग हो रही थी कि कैसे हमें अप्रोच करना है और किस तरह से हमने बोलने हैं, तो उस वक्त ये ब्रीफ किया गया था। ऐसी खबरें आ रही हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि ये बात संभव भी है, असंभव भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खामनेई को जब डिकैपिसिटेट करें तो हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि वहाँ का जो मिसाइल, वहाँ की जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, उन सब को हम कैसे कब्ज़े में लेते हैं या फिर उनको हम कैसे बर्बाद करते हैं। उनको ये पता था कि जब खामनेई नहीं रहेंगे तो उसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो खामनेई से भी ज़्यादा कट्टर, वो खामनेई से भी ज़्यादा इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ होगा। तो ये कैलकुलेशन में है अमेरिका के, और उनका एक ही मकसद है कि वो ऐसे रेजिम को टेक ओवर नहीं करने दें जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि मौत हो चुकी है खामनेई की। अब जो पार्ट 2 है उसे शुरू होना है, जिसमें उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की क्षमता और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म करना है। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि कोई मजबूत वहाँ पर अपना सक्सेसर इलेक्ट हो जाता है। लिहाजा अब अमेरिकन की ये कोशिश है कि किसी तरह से ये ना हो पाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था करके रखी गई है। ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है आयतुल्लाह खामनेई के द्वारा। वो वैसे भी उम्र के ऐसे पड़ाव पर थे जहाँ पर कि सक्सेशन प्लान पहले से तैयार था। वो 86 वर्ष के थे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रह रहा था उनका, लिहाजा उनकी अपनी एक सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन उन्होंने बना करके रखी है। अब यही देखना है कि फर्स्ट लाइन जब उनके साथ वाइप आउट हो गई है और बहुत से ऐसे जनरल्स जो कि बहुत मजबूती से संभाल सकते थे वो नहीं हैं, और सिर्फ सबसे बड़े जो सुप्रीम काउंसिल जो है उसके नेता अली लारजानी वो जिंदा हैं, तो देखना यही है कि आखिरकार कैसे कंट्रोल होता है, कैसे वो स्थायित्व आता है और वो संतुलन फिर से प्राप्त कर पाता है ईरान। क्योंकि अब यहाँ के बाद अमेरिका और इजराइल कोई एक अवसर नहीं छोड़ने वाले हैं जिसके तहत वो ईरानियन रेजिम को खत्म ना करें। जी, क्योंकि एक बार अगर खामनेई की मौत की पुष्टि ईरान की तरफ से हो रही है तो वो ग्रिप ढीली नहीं करेगा। ब्रिगेडियर दहिया, अब तो चूंकि ये साफ हो चुका है, ईरान में 40 दिनों का शोक का ऐलान भी यहां पर हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि 86 साल के थे खामनेई और अपने रहते हुए ही अपना पूरा सक्सेसर और पूरा स्ट्रक्चर कमांड वो प्लान करके वहां पर बैठे हुए थे। खामनेई के हटने के बाद ये जो नया टेक ओवर होगा, इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो यंग जनरेशन या सेकंड कमांड अब अगर चार्ज लेने आगे आएगी तो क्या ऐसे वक्त में ईरान में क्या सब कुछ सामान्य हो पाएगा, या इसी तरह से ये वॉर फ्रंट जो खुला है अगले कुछ और दिनों तक ये ऐसा चलता रहेगा? देखो, जहां तक कि लीडरशिप टारगेटिंग की बात होती है तो अमेरिका और इसराइल के पास ये भी इंटेलिजेंस थी कि इसमें पोटेंशियल जो लीडर्स हैं, जो सक्सेसर्स कौन कौन हो सकते हैं। अतुल अल खमेनी के अलावा उन्होंने बाकियों को भी इसके अंदर टारगेट किया है। तो ये अभी क्लियर होना बाकी है कि कौन कौन से पोटेंशियल लीडर्स इसके अंदर अभी बचे हैं। और साथ ही में एक बहुत बड़ा अहम रोल इसके अंदर अभी IRGC का होगा कि जो भी नया लीडर सिलेक्ट होगा, सुप्रीम लीडर जो भी सिलेक्ट होगा, उसमें IRGC का बहुत बड़ा महत्व है। तो साथ ही साथ इसलिए
इजरायली और अमेरिका ने आईआरजीसी की भी लीडरशिप को टारगेट किया है। और एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अगर उनका बातचीत से लीडरशिप नहीं बन पाती है, तो आईआरजीसी भी इसके अंदर देश की कमांड को अख्तियार कर सकती है, और वो भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ पे हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो तो सिर्फ जो आर पार की बात होगी, क्योंकि फिर तो उनके पास जितने भी लड़ाई के साजो सामान हैं, जितने मिसाइल हैं, वो उसका जल्द से जल्द और मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे इसराइल और अमेरिकन टारगेटिंग के लिए। इसलिए कि जैसा कि जनरल साहब ने भी बताया है कि लीडरशिप के अलावा अभी जो बाकी जो बचे हुए उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना और उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी और मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, इस पे अभी बहुत जोर रहेगा। जहाँ तक कि नया लीडर आना, इसमें ये बहुत आईआरजीसी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। और ये जब तक ये सुनिश्चित नहीं होता कि कौन लीडर सामने आता है, तब तक ये फॉग ऑफ वॉर में ये दोनों मिलिट्री के बेसिकली टारगेट्स किए जाएंगे। और जहाँ तक कि इसराइल की हमलों की बात है, अभी ये भी हो सकता है कि जितने भी जो कोलेटरल डैमेज हुई है ईरान की तरफ से, उसका और बढ़ चढ़ कर बयान किया जाएगा, ताकि हमारे देखो इस अमेरिका और इसराइल ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं, सिविलियन टारगेट्स और सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचाया है, ताकि इसमें कुछ कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन किसी तरह से आ जाए, ताकि उनका जो बचा कुचा जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अपने आप को बचा सके। मेजर जनरल भाटिया, एक एक रिएक्शन आपका भी इस पर। अब रिजीम चेंज क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए? और यहां तो खामनेई का अब सक्सेसर आज ही सुप्रीम लीडर का चुनाव यहां पर होना है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे अब ईरान डील करेगा? ईरान के अंदर अपने जो लोग हैं वो भी दो धड़ों में बटे हुए हैं, एक जो रिजीम के साथ रहना चाहते हैं, एक जो इस रिजीम के खिलाफ है। पिछले दिनों हमने प्रोटेस्ट भी देखा था। हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि खमैनी का कोई भी चहेता, खमैनी का कोई भी सक्सेसर अब सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। अगर यूएसए और इजराइल ने इतनी बड़ा गैम्बल लेके ये जंग की शुरुआत की, इसका आगाज किया, इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों की जाने, इतना पूरा इकोनॉमिक उस मेल्टाउन की तरफ लेके गए, तो अगर आप समझते हैं या कोई समझता है कि खमैनी की फैक्शन से ही एक और लीडर आ जाएगा, खमैनी के बेटों से कोई इसमें उभर के आ जाएगा, या उनके कोई चहेतों में से आ जाएगा, या उस फैक्शन में से कुछ आ जाएगा, तो ये बहुत गलत सोच है। अभी जो लीडर बनेगा वो या तो ऑपोजिशन से आएगा, या वो ऐसा लीडर सिलेक्ट या नॉमिनेट होगा जिसको वो बनने देंगे, चाहे वो पहलवी हो, चाहे वो कोई ऑपोजिशन जो था, जो सुप्रीम लीडर के ऑपोजिट कैंप था, उसमें से कोई सेलेक्ट होके आता है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही एक सर्जन है, एक बहुत मॉडरेट लीडर है, और आवाम के जो रुझान है वो आप देख रहे हैं स्ट्रीट्स में, वो चाह रहे थे, खास करके वहां की औरतें जो बहुत दिनों से इस बारे इस रिजीम के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रही थी। तो एक ऐसी लीडरशिप अब उभर के आएगी जो कि इजराइल से चाहे ना हो, लेकिन यूएसए के इंटरेस्ट से बिल्कुल अलाइंड होके आएगी, तभी ये जो एम है लड़ाई करने का वो अचीव माना जाएगा। तो इसलिए किसी को भी सिलेक्ट कर लें, मेरे को ये लगता है कि आईआरजीसी के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो अभी मिलिट्री लीडरशिप टेक ओवर कर ले। ना उनके पास जो उनके लीडर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके नेवी के कमांडर्स को पहले ही मार दिया गया था। तो इस तरह की लीडरशिप वैक्यूम अभी वहां पर है, और एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ मैं देख रहा हूं कि ये जाएगा, और वो वाटर टेस्ट करेंगे कि क्या पहलवी जो है वापस आ सकते हैं, उनकी बेटी। और वो खुद आजकल काफी यूरोप में, अमेरिका में इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं, और इस तरह का उनको सपोर्ट भी दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे ईरान के बाहर जो ईरान के लोग बसे हैं। तो मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन से कोई अभी आएगा, लेकिन इंटरिम में एक केयरटेकर गवर्नमेंट जरूर ईरान में आएगी, जो इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगी और
जो ब्रिगेडियर दहिया बोल रहे हैं बहुत सही बात है। ईरान का यही मकसद होगा कि जितनी बची खुची हमारे पास कैपेबिलिटी है, जो ताकत है, उसको हम बचा के रखें और जितनी जल्दी हो सके ये लड़ाई का खात्मा।